ये आकाशवाणी नागपुर का विविध भारती केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग नागपुर। आज इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध रंगकर्मी और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक आलोक चैटर्जी से डॉक्टर ऋषु की बातचीत। गुड मॉर्निंग नागपुर। सभी सुनने वालों को ऋषु का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, ये बड़े हर्ष की बात है कि इसमें आज एक ऐसे रंगमंच के कलाकार से आपकी मुलाकात करने वाले हैं जो पूरी तरह कला के लिए समर्पित हैं, जिन्होंने पूरा जीवन इसमें अर्पित कर दिया है। नागपुर के रंगमंच से भी काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं। घासीराम कोतवाल और इंसाफ का घेरा, ये तमाम बड़े बड़े नाटक रहे हैं। मैं उनका नाम लेता हूँ। ये है शख्सियत हैं आलोक चैटर्जी। ये लाइन पर है दूरभाष पे। मैं आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से और आकाशवाणी के परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये आकाशवाणी परिवार और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार, अभिनंदन। क्या बात है आलोक जी। ये जो रंगमंच से आप जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में निदेशक के पद पर भी आप कार्यरत हैं। तय है कि पूरा सुबह से लेकर शाम तक एक नाट्य प्रक्रिया है, सीखने सिखाने की चलती रहती है। एक जिज्ञासा मेरे मन में है, रियल लाइफ और मंच की लाइफ, इसमें क्या बुनियादी फर्क है? दरअसल मेरा ये मानना ही है कि कला के सारे माध्यम, चाहे चित्रकारी हो, संगीत हो या गायन हो या नृत्य हो या वादन हो या अभिनय हो, नाटक हो, ये सारा कुछ इसका स्रोत जीवन है। क्योंकि जीवन है तो कला है जी। जीवित व्यक्ति है, जीवित मनुष्य है, समाज है तो कला है। तभी कहा जाता है ना भाई कि जीवन जीना भी एक कला है, और जो जीवन जीना सीख गया तो कहीं ना कहीं उसमें कलाकारी है। और यदि कलाकारी है तो फिर वो चित्रकार भी है, नाटक कलाकार भी है, गायक भी है, सारी बातें उसमें आती हैं। जी हाँ, तो हम लोग जब अभिनय की ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें बेसिकली इस बात पे जोर देते हैं कि अपने जीवन के जो अनुभव हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं, यंग जब होते हैं तब की मेमोरीज होती हैं, फैमिली की मेमोरीज होती हैं, फ्रेंड्स की मेमोरीज होती हैं, एक्सीडेंट्स की मेमोरीज होती हैं, हैपनिंग्स की मेमोरीज होती हैं। इन मेमोरीज को कैसे रिकॉल करते हैं, कैसे अपने मेमोरी सेल्स में लाके साइकोलॉजिकली कैरेक्टर में रिएक्ट कर सकते हैं, उसका सहारा लेकर। इसके अलावा रंगमंच की जो पढ़ाई होती है, जो थिएटर ऑफ वर्ल्ड थिएटर, थिएटर ऑफ एशियन थिएटर, थिएटर ऑफ इंडियन थिएटर, कंटेम्प्रेरी इंडियन थिएटर, द रीजनल इंडियन थिएटर, फोक थिएटर ऑफ इंडिया, इसकी बाकायदा थ्योरेटिकल पढ़ाई होती है और एग्जाम होते हैं। थ्योरेटिकल बात होती होगी, प्रैक्टिकल भी चलता होगा उसमें? हाँ, प्रैक्टिकल भी चलता है। प्रैक्टिकल में इनके साथ सीन वर्क होता है, सीन डेमो होते हैं, प्रोडक्शंस होते हैं अलग अलग स्टाइल के। दो अलग अलग शैली की, पारसी शैली में नाटक जब अंग्रेज लोग इस देश में थे 1880-90 में कैसे होते थे कमर्शियली, और ब्रेख्टियन थिएटर एक प्रतिरोधी रंगमंच है जो हिटलर के नाजीवाद के विरोध में आया था, थिएटर ऑफ एपिक, थिएटर ऑफ एलिनेशन। तो ये सब हम लोग भी जब थिएटर में आए तो धीरे धीरे सीखे कि भास कौन थे, भवभूति कौन थे, नहीं तो सिर्फ कालिदास का नाम ही पता था। तो अच्छा, इसमें एक मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ आलोक जी। थिएटर है, उसमें बहुत सारा, ये तो समुद्र है, उसकी बहुत सारी विधाएं हैं, ब्रांचेज हैं। रूस से एक थिएटर आया, तो फॉरेन से आया, हमारी लोक कला संस्कृति से थिएटर आया जो उसको नाचा बोलते हैं, और लाइट एंड शेड वाले थिएटर आए। अब जब आपके पास में मोबाइल है, अब आपके पास में घर में फिल्म का थिएटर आ गया है, और जगह जगह पर अब मनोरंजन के स्वरूप बदल गए हैं। ये जो रंगमंच का जो उसकी जो उपादेयता है, वो कहाँ तक आप इसको जस्टिफाई करेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये विशेष रूप से जो युवा हैं और वो अभिभावक जो रंगमंच की उपादेयता को नहीं समझते, उस तरह से मैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रश्न हो गया और उसका उत्तर देने की अपनी सीमाओं में कोशिश करूँ। ये रंगमंच अच्छे से चल रहा था पूरी दुनिया में। जब सिनेमा आया तो लोगों को लगा कि अब थिएटर खत्म हो जाएगा, और भारत में तो सिनेमा के ही सारे अच्छे एक्टर और राइटर और गायक जो है शुरू के, वो सब थिएटर से ही गए थे। चाहे वो कुंदन लाल सहगल हो, पृथ्वीराज कपूर हो, चाहे वो सोहराब मोदी हो, ये सब जोराबाई हो, जगदनबाई हो, ये सब पारसी रंगमंच से सिनेमा में गए थे। और पहला जो हमारी फिल्म है दादा साहब फाल्के की सत्य हरीश, वो भी नाटक देखकर उनके दिमाग में आया और नाटक को ही उन्होंने शूट किया। तो नाटक ने सिनेमा को बनाया है, सिनेमा कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। दूसरी बात,
1942 में जब इट्टा का आंदोलन आया तो 80 के दौर में इट्टा के बहुत से लोग बॉम्ब में चले गए, तो लोगों को लगा कि अब थिएटर खत्म हो जाएगा, लेकिन थिएटर चलता रहा। नहीं, एक्चुअली मेरी जो बुनियादी जो प्रश्न है, कोई चीज चल रही है तो वो बहुत उपयोगी हो गई है, ये मैं उसको दोनों बातों को अलग रखता हूँ। मैं आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उपयोगी नहीं है, चल रही। मैं उसका कारण दे रहा हूँ आपको। मैं उसकी उपादेयता इस रूप में मानता हूँ, सबसे पहले रंगमंच एकमात्र माध्यम है जो जिंदा लोगों से सीधे संवाद करने का माध्यम। यहाँ कोई ऑडियो, वीडियो, कैमरा, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग नहीं है, ये लाइव है, वन टेक है, स्टार्ट टू फिनिश है। भाई ये तो तय है कि चैलेंजिंग है, इसमें दो मत दोहराने की मंच पर आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। जिस लक्ष्यों को लेकर के रंगमंच हुआ होगा, तय है कि समाज को बनाना, कुछ संदेश देना। रंगमंच जो है समाज को जोड़े रखने के लिए है मूल रूप जी। अब उसकी उपादेयता इस रूप में मैं आपको समझाता हूँ कि हिंदुस्तान में इस समय मेरी जानकारी के हिसाब से शौकिया रंगमंच में 65 लाख युवा काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। इसका मतलब है कि शाम के समय 5 बजे से 8 बजे तक वो लोग अपने अपने शहर के नाट्य समूहों में इकट्ठा होते होंगे, नाटक के बारे में बात या रिहर्सल करते होंगे। इस समय कोई युवा गंदी बात नहीं सोच रहा होगा, चरस गांजा नहीं पी रहा होगा, शराब नहीं पी रहा होगा, वुमेनाइजिंग नहीं कर रहा होगा, ड्रग्स नहीं ले रहा होगा, एंटी नेशन या एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा। देश के युवाओं को मार्ग पे रखने के लिए भी रंगमंच एक बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभा रहा है और इसके लिए उसने कभी अपना एनजीओ स्थापित करने की कोशिश नहीं, वो चुपचाप चलता है समाज में। भाई देखिए, ये एक ही बात समझ में आ रही है, जो आप मूल तथ्य को नहीं पकड़ रहे हैं आलोक जी। ये सिंपल आप डाइवर्शन बता रहे हैं कि वो अगर ये नहीं कर रहा होता तो गलत कर रहा होता। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो ये नहीं करता तो वो गलत करता, मैं कह रहा हूँ कि वो गलत। मूल बात ये है कि जो जिन उद्देश्यों को लेकर रंगमंच स्थापित हुआ था, क्या सही मायने में ऊपर से नीचे जो सांगोपांग हम बात करें और कि क्या वो लक्ष्य पूरा हो रहा है? नहीं, रंगमंच का काम मनुष्य को बौद्धिक रूप से परिष्कृत करना है। रंगमंच का काम सिर्फ मनोरंजन या एंटरटेन करना नहीं है, वो तो सड़क छाप लोगों का काम। रंगमंच जो है बहुत ही बौद्धिक संवेदनशील माध्यम है जिसमें आलोक जी अभी जो मानसिक परिष्कार के इतने माध्यम आ गए हैं, अभी क्या आपको नहीं लगता कि मोबाइल कम मानसिक परिष्कार करता है? कि आपको नहीं लगता कि मानसिक परिष्कार मोबाइल कैसे करेगा? देखिए, सूचना से मोबाइल भी आदमी ने बनाया है जी, मोबाइल भी आदमी ने बनाया है सर, और कंप्यूटर भी वही दिखाएगा जो आपने उसके डाटा में डाला है। सब कुछ आदमी का दिमाग है। इस समय हिंदुस्तान में रंगमंच में पैसा आ रहा है और वो टिकटेड ऑडियंस का पैसा आ रहा है। ऑनलाइन टिकट बुक हो रही है 2-2 महीने पहले से फेस्टिवल्स की। ये आज से 20 साल पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, नहीं देखिए, मैं इसकी उपादेयता को यहाँ तक समझ पा रहा हूँ मैं कि ये चाहे आप वैज्ञानिक बन जाएं, चाहे आप कलाकार बन जाएं, चाहे आप व्यापारी बन जाएं, यदि कोई व्यक्ति अपने आरंभिक स्तर पे रंगमंच से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं वो मैच्योर्ड हो जाता है, कहीं ना कहीं उसकी सोच समझ पुख्ता होती है। चलिए, वो जरूरी है और अभी रोजगार का धन का भी एक भाग बन गया है, लेकिन जो कि आत्मा बन जाता था, धड़कन बन जाता है, उसके बिना जीता नहीं आदमी, जिसको बोलते हैं कि नहीं रंगमंच के लिए। जैसे आज गांव में जाएंगे तो जो नाचा देखने रात भर बैठता है आदमी, उस वक्त टीवी नहीं देखता, वो मोबाइल नहीं देखता, उस वक्त फिल्म नहीं देखता। वो देखिए वो उसकी दीवानगी होती है। क्या ये दीवानगी रंगमंच पैदा कर पा रही है आज? बिल्कुल कर पा रही है। नहीं कर पा रही होती तो 65 लाख युवा इसमें अपना भविष्य नहीं खोज रहे होते। तो अच्छा एक्टर, अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए आदमी को अपना जीवन खपाना पड़ेगा, और ये 24 आवर्स जॉब है, ये 10 to 5 वाला जॉब भी नहीं। अच्छा, ये तो आपकी सोच होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। सुबह, दोपहर, शाम, रात जैसे सांस लेते हैं, आपका सेकेंडरी नेचर बन जाना चाहिए। देखिए आलोक जी, बहुत अच्छी बात चल रही है। के बाद में एक बार फिर आदरणीय आलोक चटर्जी, आपका आकाशवाणी स्टूडियो से पुनः स्वागत है। सभी श्रोताओं को बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागपुर से गुड मॉर्निंग नागपुर, और मैं मुखातिब हूँ जाने माने रंगकर्मी आलोक चटर्जी से। बात चल रही थी रंगमंच की उपादेयता की बात, तो कहीं ना कहीं हम इस बात को कर पा रहे हैं कि रोजगार का साधन भी दे रहा है, आकर्षण भी रखा हुआ है, ये सारी बातें हैं। और वो जो मूल उद्देश्य थे कि हम समाज को बनाएं, उसको दिशा भी दें, वो कहीं ना कहीं आज कर रहा है। अब मैं एक मूल बात कहना चाहता हूं कि आपका रंगमंच में आप सफल रहे और असफल रहे, ये दो बातें होती हैं। सफल रहे ये कैसे तय करेंगे आप? दर्शकों की संख्या से,
आप सफल हुए कि नहीं सफल हुए ये तब तय होगा जब आप कम से कम 35 साल थिएटर कर चुके। अच्छा, इसमें आलोक जी हमने सुना था कि ये एनएसडी से आप जुड़े रहे हैं, वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, दिल्ली में आप गए हैं, तो वो उसकी कुछ यादें बताइए, वहाँ के तमाम साथियों के बारे में बताएं। असली में मैं गया पहले रंगमंडल 1982, 83, 84 भारत भवन भोपाल, और उसके बाद जो है मैं गया वहां पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 84 जी। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में वहाँ मेरे साथी इरफान खान थे, नीता वशिष्ठ थी और अमित रंजन बैनर्जी, भारती शर्मा, और हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में मोहन महर्षि जी के साथ ईडीपस किया था, और सेकेंड ईयर में प्रसन्ना जी के साथ युद्धियामा किया था, पटेकर जी के साथ गुरुभंगम किया था, और राम गोपाल बजाज साहब के साथ थर्ड ईयर में हम प्ले कर रहे थे। तो उस समय मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी श्रीनगर में, और हम फ्लाइट से गए थे और फ्यूनरल करके वापस आके हमने शो किया था, क्योंकि डायरेक्टर ने कहा था शो मत हुआ। तो वो जीवन का बड़ा विलक्षण परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि उम्र 24-25 साल थी, पिता को खो चुका था और वापस आके मंच पे खड़ा होना था, और डायलॉग भी ये था, लोअर डेप्थ में मैक्सिम गोर्की का प्ले था, लाशें कुछ नहीं सुनती, लाशें कुछ महसूस नहीं करती। क्योंकि उस समय क्या महसूस किया होगा, लेकिन उस समय मुझे समझ में आ गया कि जब मैं आज भी मंच पर खड़ा हूँ तो कोई चीज नहीं है जो मुझे रंगमंच से बेदखल। मुझे लगता है कि ये आपके जो सीनियर्स रहे होंगे, क्योंकि अनुपम खेर हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, और ये और भी बहुत पहले साधु मेहर हैं, ये तमाम बड़े बड़े नाम जो फिल्मों के रहे हैं, ये एनएसडी दिल्ली से ही निकले थे। जी 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 जी। उसमें देखिए एक वो लोग 73-78 में जी जी, मुझे एक याद है, ये नसीरुद्दीन शाह या नाम ध्यान में नहीं आ रहा है कौन एक्टर, लेकिन उनका एक वक्तव्य मुझे याद आ रहा है कि वो कहा करते थे कि भाई मैं अगर मंच पे बैठूं और एक दर्शक भी है और वो एक दर्शक को मैं कुछ कन्वे कर देता हूं, मैं कुछ जो बात मेरी कहनी थी अगर चली गई है तो मेरा नाटक सफल है। वो कहा करते थे कि तालियां तो मदारी ज्यादा ले लेता है, एक चौराहे का मदारी है वो उसको ज्यादा जल्दी ठट्टा भी इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उसका कोई अंकन किसी के हृदय पे कहीं नहीं होता है। तो जैसे संवेदनशीलता ही जिंदा रहती है ना जी, आपने यदि एक व्यक्ति के हृदय पर भी कोई छाप छोड़ी है, हाँ, तो आप सफल हैं। जी जी। और चूंकि अर्थ आज के जीवन का प्रमुख भाग है, सारी चीजों की धुरी है, और उसमें यदि अर्थ भी उपार्जन हो रहा है तो फिर ये रंगमंच हर प्रकार से सबल बन जाता है। बिल्कुल, आज सैलरी ग्रांट, फेस्टिवल ग्रांट, इंडिविजुअल ग्रांट, स्कॉलरशिप सब सरकार दे रही है। भाई देखिए, होता क्या है कि इसके बाद क्या, अगर कोई रंगमंच कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका जीवन बेस बन रहा है। मैं ये मानना चाह रहा हूं कि यदि कोई रंगकर्मी है तो क्या वो जीवन में सफल इंजीनियर भी है, जीवन में सफल डॉक्टर भी है, क्योंकि सारे डॉक्टर्स मैंने यहाँ आकाशवाणी नागपुर में देखेंगे, डॉक्टर्स इंजीनियर्स हमारे ड्रामा आर्टिस्ट हैं, तो वो उतने ही अच्छे डॉक्टर हैं, उतने अच्छे इंजीनियर भी हैं, उतने संवेदनशील हैं। आप अगर देखेंगे मराठी, बंगला या कन्नड़ रंगमंच में, तो डॉक्टर श्रीराम लागू, डॉक्टर महेश एलगुंचुआर, डॉक्टर जब्बार पटेल, कोई साइकियाट्रिस्ट है, कोई प्रोफेसर है, कोई एमबीबीएस है, कोई पेंटर है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का अमोल पालेकर, नाना पाटेकर, ये लोग रंगमंच में काम करते हैं। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा अच्छे से रंगमंच करता है, बेपढ़े और अनपढ़ों के लिए रंगमंच थोड़ी होता है। वो कालिदास से लेके चेखव कैसे समझेगा फिर जो बीकॉम में सप्लीमेंट्री पा गया। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है पढ़ाई लिखाई, जो कि मैंने जब शूद्रकम चिकटिकम किया तो मुझे पहली बार गुप्त काल का इतिहास पता चला, हेयर स्टाइल पता चली, कपड़े कैसे बांधते थे ये पता चला। तो हम एक नाटक करते हैं तो देश काल और संस्कृति की समझ से भी हम परिष्कृत होते हैं। क्या बात है, क्या बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि रंगमंच केवल हमें जीवन सीना नहीं सिखाता बल्कि इतिहास भी बताता है और एक सोच समझ को परिष्कृत भी करता है। और इसके बाद ये होता है कि रंगमंच में हम आते हैं तो हमको बोला जाता है कि साफ बोलो और शुद्ध बोलो, भाषा पे अधिक हो। तो जीवन में आप कभी अपनी बात एक्सप्लेन करते हैं या अपनी बहन की शादी का भी रिश्ता लेने जाते हैं तो साफ जुबान में बात करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। क्या बात है। तो रंगमंच बोलना भी सिखाता है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का ये बहुत अच्छा माध्यम है। क्या बात है। और कला, संस्कृति, देश और परंपरा को समझने का
इससे बड़ा जीवंत कम्युनिकेटिंग मीडियम और कोई दूसरा। मैं एक जीस्ट निष्कर्ष निकाल रहा हूँ आलोक जी आपकी तमाम बातों का, जो अभी तक मैंने जो समझ में आ रहा है कि यदि आप रंगमंच से जुड़े हैं तो आपका व्यक्तित्व निखर रहा है। जो आपकी बोलचाल का लहजा, आपका समझ का लहजा, आपकी संस्कृति की पकड़, ये है तो ऐसा व्यक्ति सफल होगा बाकी जीवन में। एक छोटा सा सूत्र समझ में आता है। बहुत से प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक रंगमंच के कलाकारों के बारे में कहा गया था कि यदि वो समय लेते उसमें चेंज नहीं आता है, यानी वो पाले नहीं बदलता है, जैसे स्टेज से फिर टीवी पे आ जाए या फिल्मों में आ जाए। अगर केवल रंगमंच की बात करें तो एक किसी कलाकार ने अपने बारे में कहा है कि वो पंछी जिसे परवाज से फुर्सत न थी, आज तन्हा है तो दीवार पे आ बैठा। लगता है कि जब वो समय के साथ नहीं चल पाता है और जब अकेला होता है तो बहुत ही नितांत अकेला हो जाता है। ये बात तब की चल रही है जब ये मुंबई में पृथ्वी थिएटर था, शशि कपूर ने थिएटर बनाया था, बीच में स्थिति आ गई कि थिएटर को बेचने की बात चली थी, पृथ्वी थिएटर। तो क्या वो बदलाव, किस तरह का बदलाव आज के परिप्रेक्ष्य में रंगमंच के कलाकार को करना होगा? दरअसल क्या है कि रंगमंच के ऊपर आजकल एक चीज का जो दबाव है, वो दबाव ये है कि एक तो लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत फास्ट हो गई है। महानगर और फैल रहे हैं और छोटे शहर महानगरों में बदल रहे हैं, कस्बे शहर में बदल रहे हैं, गांव जो है शहर के वार्ड में बदलते जा रहे हैं। ऐसे समय में एक राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन का दौर भी चलता है। तो ऐसे देश में जो बहुत विविधतापूर्ण संस्कृति के रंग रखता हो, उसमें सामाजिक बदलाव भी आएंगे जैसे पूरी दुनिया में आए हैं। नई चीजें आती हैं, पुरानी चीजें जाती हैं। क्या ये मनुष्य और उसके जीवन के साथ नहीं होता? वो भी होता है। ये जो जिंदा आदमी से बात करने की चाहत है, यही रंगमंच को जिंदा रखता है। मैं देखिए इसको आलोक जी, इसको एक रंगमंच को एक पाठशाला के रूप में लेता हूँ। भाई पाठशाला में बहुत सी चीजें होती हैं, पीटी होती है, ड्राइंग होती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, लेकिन इनऑल वो एक मानसिक परिष्कार करता है, उसको एक पुख्ता इंसान बनाता है और फिर तो आदमी जैसे भी जिए। मैं उस रूप में इसको लेके चल रहा हूं। मैं एक और मैं खास बात जानना चाहता हूं, जैसे अमूमन जब कोई कलाकार किसी पात्र विशेष की भूमिका निभाता है तो क्या वो, ये फिल्मी कलाकारों से भी पूछा जाता है कि वो पात्र विशेष की भूमिका जब करते हैं वो आपके नॉर्मल जीवन में किस तरह का प्रभाव छोड़ जाता है? दरअसल इसमें कई तरह के मत है। एक तो सिनेमा हो या रंगमंच, अभिनेता कई प्रकार के होते हैं। कुछ अभिनेता ऐसे होते हैं जो चरित्र के मनोविज्ञान में जाके चरित्र को आत्मसात करके अभिनय करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चरित्र की एक मोटी बनावट को बाहर से समझ के, ऑब्जर्व करके उसका एक पैटर्न बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जब भारतीय सिनेमा में रियलिस्टिक एक्टिंग की अवधारणा नहीं थी, उस समय दिलीप साहब आते हैं, देवदास करते हैं और वो हार्ट की बीमारी हो जाती है क्योंकि उन्होंने देवदास के चरित्र को इतना आत्मसात किया था। और वो डॉक्टरों की सलाह पर कोहिनूर और आजाद जैसी दो शुद्ध कॉमेडी फिल्में करते हैं। संजीव साहब थे, वो मेथड एक्टर थे। आप उनको भिखारी बनाएंगे, वो भिखारी लगेंगे, राजा बनाएंगे, राजा लगेंगे, स्मगलर बनाएंगे, स्मगलर लगेंगे। लेकिन संजीव कुमार अपनी साइकोलॉजी तो उसको नहीं आने देंगे। क्या बात? थिएटर में भी ऐसा ही होता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ और गो इन एंड इन एंड इन। क्या बात? तो दोनों रास्ते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि मैं कैरेक्टर जैसा पूरा बन जाता हूँ, पर मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि अगर कैरेक्टर जैसा पूरा बन जाते हो तो डायलॉग कैसे याद रखते हो, एंट्री एग्जिट कैसे याद रखते हो, लाइट कैसे लेते हो? मतलब एक कहीं ना कहीं एक पर्दा, एक डिफरेंस तो होता ही है जो खुद का स्व और पात्र ना कि आई एम परफॉर्मिंग, अदरवाइज यू विल बी ए मैड। यू विल बी ए मैड देन ना, यू विल नो कंट्रोल ऑन योर माइंड। आलोक जी, मन तो कर रहा है कि और सी बातें करें। रंगमंच की इतनी प्यारी बातें होती हैं, इतनी जिज्ञासुपूर्ण बातें होती हैं, सूचनावर्धक बातें होती हैं। आप जैसा पूछने वाला हो तो जवाब देने में भी समझ आता है डॉक्टर विशु साहब। बहरहाल देखिए, ये हमारी बातचीत अभी क्रमशः में रहेगी, फिर कभी हम आपको पकड़ेंगे और तमाम श्रोताओं को परिष्कृत करेंगे। बहरहाल आज आपने आकाशवाणी नागपुर को समय दिया, हम तहे दिल से और आकाशवाणी के श्रोताओं की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपका और आपके श्रोताओं का, आकाशवाणी नागपुर का बहुत बहुत आभार। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध रंगकर्मी और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक आलोक चैटर्जी से डॉक्टर रिशु की बातचीत। प्रस्तुतकर्ता सचिन लाडोळे। ये आकाशवाणी नागपुर की भेंट थी।